हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमर्शियल सेल के बारे में। तो हम लोग पहले से ही ये पोर्शन हमने स्टार्ट कर लिया है कॉमर्शियल सेल वाला, ठीक है। तो कॉमर्शियल सेल में हमने डिस्कस किया था अभी तक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? वो सेल जिनमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन केवल एक ही बार में खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम। इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वन टाइम, मतलब वो सेल जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी सेल्स। द सेल्स दैट कैन नॉट बी रिचार्ज इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। और दो एग्जांपल है प्राइमरी सेल के। प्राइमरी सेल के दो एग्जांपल्स के बारे में हमने पढ़ा, दैट इज ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। तो ड्राई सेल को हम लैक्लांस सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्लांस सेल। इन द ड्राई सेल देयर इज अ सिलेंडर ऑफ जिंक। जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होगा। देयर इज ए कंटेनर ऑफ जिंक। जिंक का बना हुआ एक कंटेनर रहता है। देयर इज ए कंटेनर ऑफ जिंक, ठीक है। और ये जो कंटेनर है वो एनोड के जैसा काम करता है। एंड देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड, और ग्रेफाइट की एक रॉड रहती है। और ग्रेफाइट रॉड जो है वो कैसा काम करती है? कैथोड के जैसा काम करती है। ग्रेफाइट रॉड इज एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट रॉड इज एक्ट एज कैथोड। ग्रेफाइट की जो रॉड है वो कैथोड के जैसा काम करती है, ठीक। और इसके अलावा तो जिंक की रॉड एनोड के जैसा काम करती है और ग्रेफाइट की रॉड कैथोड के जैसा काम करती है। ग्रेफाइट की रॉड के ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट प्रेजेंट रहता है, जबकि रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन बचे हुए सेल के अंदर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। जिंक रॉड एनोड के जैसा, ग्रेफाइट रॉड कैथोड के जैसा काम करती है। और सेल का जो वोल्टेज गेन है वो 1.5 वोल्ट तक आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें ये ध्यान रखना है, एनोड जिंक रॉड और जिंक +2 आयंस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कैथोड के ऊपर MnO2 अमोनियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिएक्शन होगा, जिससे Mn2O3 डाइमैग्नीज ट्राइऑक्साइड बनेगा और साथ में अमोनिया गैस भी लिबरेट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको और भी बताया था कि ये सेल बहुत ही कम लाइफ का होता है, ऑटोमेटिकली कोरोट होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है, जो कि जिंक को क्या करता है? कोरोट कर देता है। जिंक के कंटेनर को कोरोट करता है, इसलिए इस सेल का लाइफ कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात किया सेकंड सेल के बारे में, दैट इज मर्क्यूरी सेल। तो छोटे ऑपरेटर्स के लिए, जैसे वॉचेस हैं और हियरिंग एड्स हैं, इन टॉयज हैं, इनके लिए जो है मर्क्यूरी सेल बहुत ही सूटेबल सेल होता है। तो जो भी पोर्टेबल और स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, स्मॉल डिवाइसेस हैं, उनके लिए मर्क्यूरी सेल बहुत ही अच्छा सेल है, ठीक है। और इसमें जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होगा जो एनोड के जैसा काम करेगा। ग्रेफाइट का एक रॉड, कार्बन रॉड रहती है, छोटी कार्बन रॉड, जो कि कैथोड के जैसा काम करेगी। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड और KOH का पेस्ट इसमें एज अ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। वोल्टेज गेन इसका भी 1.35 वोल्ट तक मिल जाता है, तो इट्स वोल्टेज गेन इज ऑल्सो 1.35 वोल्ट। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। तो सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। वो सेल जिनमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को बार बार दोहराया जा सकता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जिनमें इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को बार बार दोहराया जा सकता है। इट मींस कैन बी रिचार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। ये वो सेल हैं जो बार बार चार्ज किए जा सकते हैं। और इसका पहला एग्जांपल जो हमको पढ़ना है वो है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल, हिंदी में इसको कहते हैं सीसा संचयक सेल, लेड स्टोरेज सेल। अब देखो, लेड स्टोरेज सेल में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है, बड़ा सेल रहता है ये, और इसका लाइफ भी निकल कैडमियम सेल के कंपैरिजन में कम होता है। और
तीसरी बात ये रहती है कि लेड स्टोरेज सेल में जो एडवांटेज है वो ये है कि नंबर ऑफ प्लेट्स को कम ज्यादा करके, हम नंबर ऑफ प्लेट्स को कम ज्यादा करके, बढ़ा करके या घटा करके वोल्टेज गेन को चेंज कर सकते हैं। तो देयर इज एडवांटेज ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज गेन और इंक्रीज और डिक्रीज। तो वोल्टेज गेन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इन सेल्स के अंदर, ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है इसका। अब देखो इस टाइप के जो सेल होते हैं इसके अंदर हम लोग बात कर ले लेड स्टोरेज सेल के बारे में। तो इस टाइप के सेल के अंदर लेड डाइऑक्साइड और लेड PbO2, दैट इज ओके, PbO2। तो PbO2 इट मींस लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, और Pb इट मींस लेड। तो Pb और PbO2 का कॉम्बिनेशन रहता है इन सेल्स में। जैसे सॉलिड वाले को मैंने कह दिया Pb, तो ये Pb इलेक्ट्रोड एनोड के जैसा काम करेगी। Pb इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज एनोड। तो लेड का बना हुआ एनोड रहता है, देयर इज एनोड मेड अप ऑफ लेड, लेड से बना हुआ एनोड, और लेड डाइऑक्साइड से बना हुआ कैथोड, देयर इज कैथोड मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड, PbO2 का कैथोड है ना। तो दोनों इलेक्ट्रोड ऐसा समझ लेते हैं कि लेड के कंपाउंड से ही बने हुए हैं, लेड का बना हुआ एनोड और लेड डाइऑक्साइड का बना हुआ कैथोड। एंड देयर इज सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन तो डाइल्यूट H2SO4 लगभग 30% के आसपास का सल्फ्यूरिक एसिड रहता है इसमें, 38% सल्फ्यूरिक एसिड, लगभग 38% सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर रहती है। और ये कैसा काम करता है? एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नाउ it is about the construction of a lead storage cell. What is the appearance, what is the presence of the material in lead storage cell? There is a anode made up of lead, cathode made up of lead dioxide, lead का बना हुआ एनोड, lead dioxide का बना हुआ कैथोड, and dilute sulfuric acid, 38% dilute sulfuric acid solution is there with density of 1.3 gram per milliliter, which is act as a electrolyte. तो ये तो इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल हो गया। आफ्टर कंस्ट्रक्शन अब हमें बात करना है इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो व्हाट आर द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग? पहले जब हम सेल नया लेके आएंगे तब वो धीरे धीरे कंज्यूम होगा, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं discharging of cell. So what happens in discharging of cell? Discharging of cell. So what is the phenomena involved in discharging of cell? At anode, anode के ऊपर देखो क्या होने वाला है, Pb is converted into Pb2 plus ion by loss of 2 electrons. Okay, and this Pb2 plus ions combined with the sulfate 2 minus ion, ये Pb2 plus ion sulfate minus ion के साथ combined होंगे, because there is sulfuric acid, sufficient amount of sulfate ion is there, so both are combined to form PbSO4, तो lead sulfate बन जाएगा। Okay, तो now it gives lead sulfate at anode, and what at the cathode? Cathode के ऊपर क्या होगा? There is PbO2, H plus ion, जब H2SO4 का डिकम्पोजिशन होगा तो सल्फेट आयन बनेगा, तो H प्लस आयन भी बनेगा, है ना। एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो देयर, सो इट गिव्स Pb2 प्लस आयन, Pb2 प्लस आयन, और ये बन जाएगा आपका 2H2O, Pb2 प्लस आयन प्लस 2H2O, एंड अगेन Pb2 प्लस आयन कंबाइंस विथ सल्फेट 2 माइनस आयन, ये सल्फेट 2 माइनस आयन के साथ कंबाइंड होकर के P2 प्लस आयन इज कंबाइंड विथ सल्फेट 2 माइनस आयंस टू गिव PbSO4, यहां से भी PbSO4 बन जाएगा। इट मींस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल बोथ lead and lead dioxide is converted into lead sulfate। तो lead और lead dioxide दोनों
लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसको रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिचार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा था, वो सेल क्या काम कर रहा था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। अब हमको क्या करना है, वापस रिचार्जिंग ऑफ सेल, रिचार्जिंग ऑफ सेल इट मींस व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो जनरेटर से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये डिस्चार्जिंग का फिनोमेना, रिचार्जिंग का फिनोमेना है, ऑपोजिट होता है डिस्चार्जिंग से। डिस्चार्जिंग में हमने उसमें पहले केमिकल्स भर के रखे थे, केमिकल एनर्जी से धीरे धीरे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया। नाउ इन दिस स्टेप ड्यूरिंग रिचार्जिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर काम करता है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फिनोमेना पर बेस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम करेगा। ओके, और द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉल्स बिलो 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, और उसकी डेंसिटी भी सल्फ्यूरिक एसिड की कम होकर के 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर के आसपास आ जाती है। और ड्यूरिंग दिस फिनोमेना द कैथोड एंड एनोड इज कनेक्टेड विद द जनरेटर। यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स है उसको जनरेटर से जोड़ते हैं, और जनरेटर से जब भी जोड़ेंगे तो देखो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस पता है आपको क्या करना है, लेड सल्फेट को वापस से लेड और लेड डाइऑक्साइड में पहुंचाना है। PbSO4 प्लस इलेक्ट्रॉन, करंट आया मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको ले जाएगा Pb और प्लस SO4 माइनस, Pb प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज नाउ इन सॉलिड and this is an aqueous solution, and in the second step PbSO4 plus 2H2O, PbSO4 plus 2H2O। तो डिस्चार्जिंग में कभी कभी आपने देखा होगा रिचार्जिंग में वाटर भी ऐड करते हैं, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा PbO2 सॉलिड, PbO2 सॉलिड, PbO2 सॉलिड। तो PbO2 सॉलिड प्लस SO4 माइनस, SO4 2 minus plus 4H plus, so this is an aqueous medium. Okay, so now this is the process of recharging of the cell। ये recharging के सेल के recharging का प्रोसेस है। 4H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। ओके, तो ये हो गया लेड स्टोरेज सेल का डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग। और लेड स्टोरेज सेल जो है वो ऐसा रहता है 12 वोल्ट 18 वोल्ट, एक प्लेट जो रहती है वो 2 वोल्ट के बराबर की रहती है। तो जैसे हम लोगों ने 6 प्लेट वाला बनाया था तो वो कितना हो गया, 12 वोल्ट का हो गया। इसी तरह से अगर ये प्लेट का नंबर 9 हो जाएगा तो वो 18 वोल्ट की हो जाएगी। तो वोल्टेज गेन लेड स्टोरेज सेल में चेंज होता रहता है, देयर इज चेंज इन वोल्टेज गेन। ओके, तो इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। ये हमने बात किया पहले सेकेंडरी सेल के बारे में। अब बात करेंगे हम अगले रिचार्जेबल सेल के बारे में, दैट इज निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो दिस इज अनदर रिचार्जेबल सेल, दिस इज अनदर रिचार्जेबल सेल। ओके, longer life, more expensive, longer life but more expensive, ये इसकी खास बात है, महंगा रहता है ये, लेकिन लाइफ अच्छी रहती है, लेड स्टोरेज सेल से भी अच्छा चलता है ये। ओके,
consist of cadmium electrode as एनोड, और कैडमियम का बना हुआ इसमें एनोड रहता है, कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड एज एनोड एंड containing nickel oxide, containing nickel oxide as cathode, nickel oxide as cathode. Okay, KOH as electrolyte, और यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में KOH रहता है, KOH as a electrolyte, and the voltage gain is nearly 1.4, और voltage gain is 1.4, और हर सेल का अपना वोल्टेज गेन जो रहता है वो 1.4 तक रहता है। ठीक है, तो कैडमियम का बना हुआ एनोड, निकल ऑक्साइड NiO2, क्योंकि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था मैंने, है ना, तो NiO2 निकल का बना हुआ एनोड, ये भी सॉलिड है, और इसके बाद 2H2O और KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और क्योंकि रिचार्जेबल है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। ओके, दिस इज टाइप ऑफ रिचार्जेबल सेल। तो CdOH होल ट्वाइस, CdOH होल ट्वाइस प्लस NiOH होल ट्वाइस, NiOH होल ट्वाइस। ओके, तो दिस इज निकल कैडमियम सेल। क्या क्या ध्यान रखना है, लॉन्गर लाइफ वाला सेल है बट एक्सपेंसिव होता है, कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड एज अ एनोड एंड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड एज अ कैथोड, KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और KOH का यूज यहां पर इलेक्ट्रोलाइट के जैसा करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट निकल कैडमियम सेल एंड इट इज वन ऑफ द सेकेंडरी सेल, और ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है, मतलब इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, और जिन भी सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं वो सभी सेल्स सेकेंडरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो लैड स्टोरेज हो गया और निकल कैडमियम हो गया। लिथियम सेल के बारे में अभी ज्यादा डिटेलिंग है नहीं बुक्स में, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिथियम सेल। और लिथियम सेल इज द रिसेंटली डिस्कवर बैटरीज, recently discover batteries। वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा है इसका, वोल्टेज गेन इज 2.525 है ना, वोल्टेज गेन यहाँ 2.5 से लेकर के 5 तक है, जो कि अभी तक हमने देखा किसी भी सेल का वोल्टेज गेन इतना नहीं था। ठीक है, और इसके अंदर लिथियम एज अ एनोड काम करता है, इसीलिए पूरी दुनिया में लिथियम मेटल की डिस्कवरी चल रही है। सब लोग अपने अपने यहाँ पर लिथियम का जो भंडार है, लिथियम जहां पर स्टोर्ड है, उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम एज अ एनोड, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैथोड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैथोड, एंड KOH सॉल्यूशन में सब कुछ इमर्ज्ड रहेगा, तो KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहां पर भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम करता है, और LiMnO2 बनाएगा ये, फाइनली LiMnO2। ओके, क्या क्या ध्यान रखना है, रिसेंटली डिस्कवर बैटरीज है, जितनी भी एडवांस हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं उनमें यूज हो रहा है, जो अभी आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए हैं मेनली, जैसे जो बाइक्स और जो कार्स, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो चार्जिंग से सीधे सीधे चलेगी, चार्जिंग से, इट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, नो नीड ऑफ CNG, तो वो जो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग से चलने वाली गाड़ियां हैं सब में जो है वो लिथियम सेल यूज होगा। ठीक है, और लिथियम सेल का लाइफ भी बहुत लॉन्गर है, 10-12 साल तक भी ये चल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अबाउट द लिथियम बैटरीज। अब लिथियम बैटरीज के बाद अगला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, ईंधन सेल, जैसा उसका नाम है फ्यूल सेल। तो कन्वर्टेड द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सीधे कन्वर्ट करता है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ combustion of fuel, convert the energy of combustion of fuel like methane, hydrogen, methanol. Convert the energy of combustion of fuel like methane, hydrogen, methanol directly into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो फ्यूल की एनर्जी को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे वाटर वेपर्स बनेगी ना, H2 और ऑक्सीजन आएगा तो वेपर्स बनेगी, तो वेपर्स की जो एनर्जी है उसको सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्यूल के कंबस्शन से जो एनर्जी मिलेगी उसको सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और हाई एफिशिएंसी वाला सेल होता है। इट इज हाईली एफिशिएंट, इट इज हाईली एफिशिएंट, its efficiency is 60 to 70%। ऐसा कहते तो है कि 100% रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज मेजर्ड दैट इट्स एफिशिएंसी इज 60 to 70%। इसका एफिशिएंसी जो है वो 60 से 70% तक होता है। इट्स एफिशिएंसी इज 60 to 70%। ओके, तो 60 से 70% तक इसकी एनर्जी रहती है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम लोग इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो इसका एफिशिएंसी कितना 60 से 70% तक रहता है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद इसके अंदर फ्यूल प्रोड्यूस करने के और यहाँ से फ्यूल प्रोड्यूस और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का जो रास्ता रहेगा। ओके, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड रहते हैं बोथ साइड। देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड जिसमें प्लैटिनम या पैलेडियम भरा हुआ रहता है। पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड बोथ साइड, देयर इज पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग प्लैटिनम और पैलेडियम, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम। ओके, और जो इसका बीच का हिस्सा मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोरस इलेक्ट्रोड, यहाँ पे रहेगा KOH का सॉल्यूशन, KOH और NaOH। तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH और KOH सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH सॉल्यूशन। ओके, वन साइड देयर इज हाइड्रोजन। तो बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कंबस्शन के लिए फ्यूल का हाइड्रोजन और कंबस्शन करने के लिए ऑक्सीजन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर। ओके, और यहां पे ये कार्बन इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम और पैलेडियम एक्ट एज अ कैटालिस्ट, जो कि इस इलेक्ट्रोड के बीच में भरा हुआ रहेगा ना, फाइनली भरा हुआ रहता है ये इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या पैलेडियम से। ओके, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्यूल सेल। यहां से ये बना H2+O2, तो वाटर वेपर्स आएगी and vapors is directly converted into electrical
एनर्जी और इसको सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इस सेल से। तो ये है फ्यूल सेल, ठीक है, इट इज अबाउट फ्यूल सेल, ये फ्यूल सेल का कंस्ट्रक्शन। अब बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में, थोड़ी सी और बात करेंगे। तो पहले उसके सेल रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इट्स सेल रिएक्शन क्या लिखा था हमने आपसे के लिए, सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन इज वेरी सिंपल, 2H2 + O2, इट गिव्स वाटर वेपर्स, यहां से मिल जाएगा वाटर वेपर्स, ओके, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक बात और ध्यान रखना है, फ्यूल सेल का यूज वंस इट इज यूज्ड इन अपोलो मून सैटेलाइट अपोलो, वंस fuel cell is used in moon satellite अपोलो। एक बार फ्यूल सेल को अपोलो मून सैटेलाइट के अंदर यूज किया गया था। मून सैटेलाइट अपोलो, मून फ्लाइट भी बोल सकते हैं, है ना, वेट ऑफ 200 किलोग्राम, जहां पे उसका वेट कितना था, 200 kg ऑफ वेट, 200 kg ऑफ वेट। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी और साथ में एंड प्योर वाटर, और प्योर वाटर भी बना के दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्योर वाटर फॉर 11 डेज। और ये प्रोसेस 200 किलोग्राम का जो सेल था, ये कितने दिन तक चला, 11 दिन तक उसने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और साथ में फ्रेश वाटर भी बना करके दिया, है ना। तो अपोलो मून सैटेलाइट के अंदर एक बार इसको यूज किया गया था, ये ध्यान रखना है। और बेसिकली इस सेल का यूज जो है वो टरबाइंस को रोटेट करने के लिए किया जाता है। जो पावर स्टेशन होती है ना, जहाँ पे बिजली बनाते हैं, वहाँ पे टरबाइंस को फर्स्ट ऑफ रोटेट करना पड़ता है, तो उसको रोटेट करने के लिए फ्यूल सेल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक और फंक्शन है, टरबाइंस को रोटेट करने के लिए फ्यूल सेल को यूज करते हैं, ठीक। और एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज del G by del H, del G by delta H, फ्री एनर्जी चेंज बाय चेंज इन एंथैल्पी, और del G मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है -NFE by delta H, -NFE by delta H, where E is the electrode potential, F is the Faraday number, F यहाँ पे Faraday नंबर है, E यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। और मैंने आपको बता दिया कि कॉमनली इसका एफिशिएंसी 60 to 70% होता है, ठीक है। बट ऐसा कहते हैं कि 100% एफिशिएंसी होती है, बट इट इज नॉट 100% एफिशिएंट, ओके। अब बात करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर। सेल के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, दैट टॉपिक इज रस्टिंग एंड कोरोजन। तो रस्टिंग और कोरोजन पर बात करेंगे, रस्टिंग एंड कोरोजन, रस्टिंग एंड कोरोजन, जंग लगना और संक्षारण की क्रिया, रस्टिंग एंड कोरोजन कॉमन है, सबने देखा होगा। व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज एक्सपोज इन एटमॉस्फेयर, लोहे के एक टुकड़े को एटमॉस्फेयर में अगर हम छोड़ दे, बाहर फेंक दीजिए आप, है ना, 2-4 दिन के बाद उस पर देखेंगे कि रेडिश ब्राउन लेयर जमा हो रही है, इट डिपॉजिट अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन इट सरफेस। तो उसके सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर जमा होती हुई दिखेगी, ठीक है, एंड दैट रेडिश ब्राउन लेयर इज कॉल्ड रस्ट। और इसी रेडिश ब्राउन लेयर को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जल योजित आयरन ऑक्साइड,
जंग कहलाता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। ओके, तो नाउ कैसे डिफाइन करेंगे रस्ट को हम? तो पहले रस्टिंग की बात कर लेते हैं, फिर कॉरोजन की बात करेंगे। तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग। तो व्हाट इज द रस्टिंग? When a piece of iron दूसरे मेटल्स पर भी रस्ट लगता है, ऐसा नहीं कि केवल आयरन पर ही लगता है। When piece of iron exposed in atmosphere, लोहे के एक टुकड़े को जब वातावरण में खुला छोड़ा जाता है, piece of iron is exposed in atmosphere, then it reacts with impurities, तो वो वातावरण की जो अशुद्धियां हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा react with impurities to form layer of hydrated iron oxide, layer of रेडिश ब्राउन लेयर भी लिख दे तो एक ही बार में ही हो जाएगा ना, टू फॉर्म exposed in, then it reacts with impurities like CO2 and water to form reddish brown layer of hydrated iron oxide on its surface. Okay, reddish brown layer of hydrated iron oxide on its surface. It is known as rust, और इसको हम कहते हैं rust. Okay, this is Fe2O3 dot water. केमिकली क्या हो जाएगा ये? Fe2O3 dot water. It means जितना रिक्वायर्ड है उतने वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ रखा है उसने। तो व्हाट इज अबाउट द रस्ट? व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज एक्सपोज्ड इन एटमॉस्फेयर, देन इट रिएक्ट्स विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड रस्ट. केमिकल फॉर्मूला इज Fe2O3 डॉट वाटर. ओके, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई कि कुछ रेडिश ब्राउन लेयर मेटल के सरफेस पर जमा हो गई। जैसे कॉपर जो है वो अपने सरफेस के ऊपर अपने ऊपर हमेशा ग्रेनिश लेयर फॉर्म करता है ना। इसी तरह से आयरन के ऊपर जो लेयर फॉर्म होती है वो रेडिश ब्राउन लेयर होती है और इसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो ये कॉपर के ऊपर रेड ब्राउन लेयर जमा हुआ, दिस इज कॉल्ड रस्ट. इसको हमने क्या कहा, रस्ट कहा, है ना. केमिकली Fe2O3 डॉट वाटर एंड दिस इज आयरन, प्योर आयरन के ऊपर जमा हुआ. ठीक, अब इसमें होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है. देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस. आयरन इज मोर रिएक्टिव. आयरन कैसा है, मोर रिएक्टिव है. अब ये नेचर का कारनामा है. मोर रिएक्टिव, लोहा अपने ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड से ज्यादा रिएक्टिव है. इट मींस दिस इज बिकम्स लेस रिएक्टिव. तो ये कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव. जब ये मोर रिएक्टिव हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, लेस रिएक्टिव. तो जो लेस रिएक्टिव है वो कैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा. और जो मोर रिएक्टिव है वो कैसा काम करेगा, एनोड के जैसा. एट एनोड कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन. और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन. एट कैथोड देयर इज रिडक्शन. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन. और जब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा तो धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन मेटल के लॉस हो जाएंगे एंड मेटल इज कंज्यूम. मेटल धीरे धीरे जो है गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉरोड कर जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग. ठीक, तो क्या ध्यान रखेंगे, प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन. प्रोसेस ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन of metal. Process of slow decomposition of metal is called
is called corrosion, okay. Process of slow decomposition of metal is called corrosion. धातु का धीमी गति से क्षय होना संक्षारण कहलाता है. Process of slow decomposition of metal is called corrosion. It is due to formation of galvanic cell between metal and impurities. Due to formation of galvanic cell between metal and impurities. Okay, due to formation of galvanic cell between metal and impurities, where more reactive metal work as anode, and more reactive metal is work as anode, and less reactive layer of oxide work as cathode. Okay, at anode oxidation takes place. Metal atom loss electron and slowly get dissolved. तो मेटल एटम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे. मेटल एटम स्लोली लॉस इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिसॉल्व. तो धातु धीमी गति से क्षय हो जाती है. इस क्रिया को हम कहते हैं संक्षारण. दिस इज कॉल्ड कॉरोजन. ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉरोजन. तो प्रोसेस क्या है? मेटल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू लेयर ऑफ ऑक्साइड, है ना. इसलिए मेटल एनोड के जैसा काम करेगा. एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा एंड इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, इट लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली गेट डिसॉल्व. ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन. ये कोरोजन की बात होगी. अब हाउ टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन. तो मेटल को कोरोजन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? मतलब कुल मिला के ये है कि मेटल ऑक्सीडाइज ना होने पाए, मेटल रिएक्शन ना करने पाए एटमॉस्फेयर से, तो वो कोरोड होने से बच जाएगा. तो प्रोटेक्शन ऑफ मेटल, हाउ टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम कोरोजन. नंबर 1, पहली बात कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सरफेस इज कोटेड विथ पेंट. सरफेस इज कोटेड विथ पेंट. पेंट लगा दीजिए सरफेस के ऊपर, तो एयर कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना. बाय अप्लाइंग, दूसरा बाय अप्लाइंग लेयर ऑफ फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस लगा दीजिए. तेल या ग्रीजिंग लगा देंगे. अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, है ना. नंबर 3, अब टेक्निकली देखो क्या करेंगे. सरफेस इज कोटेड विथ non-coordinating मेटल. उसके ऊपर ऐसे मेटल की लेयर जमा कर दीजिए जो उसको इंटरैक्ट नहीं करता है. नॉन कोऑर्डिनेटिंग मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक,
क्रोमियम, जैसे क्रोमियम स्टील आता है तो वो भी जो है कभी रस्ट नहीं करता है, क्रोमियम, निकल, एल्यूमिनियम। ओके, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे इसकी, ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इसमें, तो यह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस, है ना। चलिए ठीक है, बाद में अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे बात करेंगे। तो एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सारे मेटल्स की कोटिंग कर सकते हैं। और एक और मेथड है वो यूज करते हैं बेसिकली जो आयरन पाइप्स होते हैं उनके लिए, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज व्हाट, तो दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब जो कैथोड है उसको प्रोटेक्ट करने का प्रोसेस। तो जैसे मान लीजिए ये आयरन का पाइप है, आयरन पाइप्स इज देयर, आयरन पाइप, ओके, तो आयरन पाइप के साथ क्या करेंगे, आयरन पाइप, और अगर हम इसको मैग्नीशियम रॉड के साथ बांधें, मैग्नीशियम मेटल के साथ कनेक्ट कर दें, तो मैग्नीशियम के साथ अगर इसको हम कनेक्ट कर दें, मैग्नीशियम वायर इसके साथ यहाँ से सराउंड कर देंगे, है ना, तो ये इसको प्रोटेक्ट कर देगा आयरन पाइप्स। और ये मैग्नीशियम ये एनोड के जैसा काम करेगा और ये कैथोड के जैसा काम करेगा। इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसका काम है, मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम एनोड के जैसा काम कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब जब तक वायर से जुड़ा हुआ है आयरन पाइप तब तक उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। तो मैग्नीशियम oftenly used to protect iron pipes, oftenly used to protect iron pipes, ओके, तो मैग्नीशियम का यूज करते हैं आयरन पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। जो एनोड के जैसा काम करेगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कैथोड को वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, और कैथोड जब तक रिएक्शन नहीं करेगा तब तक उसके ऊपर रस्ट डिपॉजिट नहीं हो सकती है, ओके। तो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम कॉरोजन। अब बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद्युत लेपन कहते हैं इसको हिंदी में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, वो फिनोमेना जिस पे हम एक सुपीरियर मेटल की लेयर जो है इंफीरियर मेटल के लेयर पर चढ़ा देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग an inferior metal, the process of coating of an inferior metal from superior metal, ठीक है। तो एक इंफीरियर मेटल के ऊपर जब एक सुपीरियर मेटल की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ इंफीरियर मेटल ऑन विथ सुपीरियर मेटल, the process of coating of an inferior metal from superior metal is called electroplating. Okay, it's called electroplating. जैसे like iron is coated with chromium, manganese, etc. Okay,
तो आयरन के ऊपर इस तरीके से कोटिंग की जा सकती है। तो कोटेड इंफीरियर मेटल इज कोटेड विद सुपीरियर मेटल। ओके, इस रिएक्शन को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। तो उसको डिस्कवर किया फैराडे ने, वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। और किसने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेना को? फैराडे ने डिस्कवर किया है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के फिनोमेना को डिस्कवर किया फैराडे ने। ठीक है, तो क्लियर। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, और देखो सिंपल सी बात है, इंफीरियर मेटल को कोट कर, इंफीरियर मेटल के ऊपर आप कोटिंग चढ़ा रहे हो, किसकी? सुपीरियर मेटल की। तो जो सुपीरियर मेटल है, तो सीधे सीधे मैं लिखूं तो अच्छा रहेगा, सुपीरियर मेटल को क्या बनाना है? एनोड। जिसकी कोटिंग करनी है उसको एनोड जैसा बनाना है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तो द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, द मेटल टू बी डिपॉजिट, तो सुपीरियर मेटल टू बी डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट करेंगे, इज टू बी डिपॉजिट, एक्ट एज आर यूज्ड एज एनोड। तो इसका आपको एनोड बनाना है, यूज्ड एज एनोड। इंफीरियर मेटल, inferior metal, inferior metal, metal is to be coated, metal, the metal to be electroplated, the metal to be electroplated, metal to be electroplated as कैथोड। उसको आपको कैथोड बनाना है। तो ये बात, दो बातें ध्यान रखनी है। जिस मेटल की कोटिंग करनी है वो एनोड जैसा, और जिस मेटल पर कोटिंग करनी है उसको कैथोड जैसा यूज करेंगे। ठीक है, तो इट इज अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और ये फिनोमेना फैराडे ने डिस्कवर किया। और साइंटिफिकली डिजाइंड इसके जैसा ही एक फिनोमेना और है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। तो अब एक लाइन दो लाइन गैल्वेनाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? कोटिंग ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल, लाइक सेम कोटिंग ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल। एक अधिक क्रियाशील धातु की परत कम क्रियाशील धातु पर चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। कोटिंग ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल is called galvanization, is called galvanization. ओके, तो कोटिंग ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल, एक अधिक क्रियाशील धातु की परत कम क्रियाशील धातु पर चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। जैसे आपने बकेट्स को देखा होगा, बाल्टियों को देखा होगा, लोहे की जो बनी हुई बकेट्स रहती है, इट इज कोटेड विथ बकेट्स आर कोटेड विथ जिंक, है ना। तो लोहे के ऊपर आयरन के बने हुए बकेट्स रहते हैं और उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। अब क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है इसलिए आसानी से वो रस्ट नहीं लगने देता, और आप देखेंगे बाल्टियों पर कभी आसानी से रस्टिंग नहीं होती है। पूरा जिंक आप निकाल दो खुरच करके, तब जंग लग जाएगी, वो एक अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होती। तो जब तक जिंक की लेयर उसके ऊपर रहेगी वो उसको रस्ट से बचाएगी। तो कोटिंग ऑफ अ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जैसे लोहे पर जिंक या एल्यूमिनियम की पॉलिश करना, तो कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक और एल्यूमिनियम इज कॉल्ड galvanization. Okay commandos, it is all about electrochemistry. In the next unit we are going to start chemical kinetics. तो अगला जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे वो है chemical kinetics. Thank you.